पेपर भरना है। देख तो अरे ये क्या, एक जमाई પોતાની સાસુને માઉન્ટ આબુના પર્વત ઉપરથી ધક્કો મારી દીધો અને એના 12મા પછી એના સસરાએ 4 મંગળી વાળી ગાડી गिफ्ट में આપી। ये सब फालतू के पेपर अपना दिमाग खराब कर देगा। अरे हाँ, ये सारी आंखों पड़ी हुई है, ये अखबार से इसमें समाज की हर हिलचाल नजर आती है। समाज में कुछ भी बात हो इसके अंदर जरूर दिखती है। अरे वाह, क्या बात। श्री ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संगठन SBS युवा की ओर से 6वां सामूहिक ढूंढ व रंगारंग कार्यक्रम टागोर हॉल में। क्या ढूंढ से याद आया, मेरा दोस्त है जीतू, उसका लड़की हुई है, तो तूने वो बच्चे का नाम ढूंढ में लिखवा दे, वरना वो लाखों रुपए का घर में धुआं कर देगा वो। तो क्या बात है भाई, किसके लाखों रुपए के धुएं की बात कर रहा है? अरे आजा हरीश आजा। अरे यार मैंने ना अभी पढ़ा कि SBS युवा वाले सामूहिक ढूंढ कर रहे हैं, तो अपना दोस्त है ना जीतू, उसकी लड़की हुई है, तो मैं सोच रहा था कि उसकी बच्ची का नाम सामूहिक ढूंढ में लिखवा दे, तो समय की भी बचत हो जाएगी, साथ में पैसे की भी बचत हो जाएगी। नहीं, बात तो सही है। पढ़ा तो मैंने भी है कि SBS युवा संगठन वाले लड़के और लड़कियां दोनों की ढूंढ कर रहे हैं। हाँ, और उसमें भी लड़कों के 7100 रुपए और लड़कियों के सिर्फ 5100 रुपए। यार मेरे हिसाब से एक बार उसको बात करनी चाहिए, क्या बोलता है तू? अब बात करनी चाहिए, बात तेरी सही है, लेकिन मैं एक तरफ से और दूसरा भी सोच रहा था, क्या उसको समझाएगा कौन? वो अपना दोस्त है, पता है मुझे, उसका नाम अपने विरोधी लाल ऐसे ही नहीं पड़ा है, वो हर बात पे विरोध करता है। उसको दिन बोलो तो रात बोलता है, उसको रात बोलो तो दिन बोलता है। क्या देख भाई, दोस्त है अपना, मेरे हिसाब से एक बार उसको बात करनी चाहिए, आने दे उसको, वो आ रहा होगा, उसको समझाते हैं। क्या है मेरे कमीने दोस्तों, इसको समझाने की बात कर देंगे। आजा आजा मेरे विरोधी लाल, तो तुझे ही समझाने की बात कर रहे थे। अब मैंने कौन सा विरोध किया यार? अरे तुझे समझाने की बात चल रही थी, वो SBS युवा वाले सामूहिक ढूंढ कर रहे हैं। अच्छा, तो तेरी बच्ची हुई है ना, तो हम सोच रहे हैं कि तू तेरी बच्ची का नाम सामूहिक ढूंढ में लिखवा दे। अरे लड़कियों की भी कभी ढूंढ होती होगी। अरे यार तो किस जमाने में जी रहा है? अरे अभी जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, अभी तो लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं है। अब तू मुझे एक बार बता, ऐसी कौन सी फील्ड है जहाँ पर लड़कियाँ आगे नहीं है? अरे लड़कियों की बात से मुझे तो एक शायरी भी याद आ रही है। ओह क्या बात, सुना सुना इरशाद इरशाद। इरशाद सुना सुना। सुनोगे? वाह वाह वाह। पता है कि चिड़िया होती है लड़कियां, चिड़िया होती है लड़कियां, पर लड़कियों के पंख नहीं होते। चिड़िया होती है लड़कियां, पर लड़कियों के पंख नहीं होते। मायका होता है, ससुराल होता है, पर घर नहीं होते लड़कियों के। माँ बाप तो कहते हैं कि बेटियां तो पराई है, माँ बाप तो कहते हैं कि बेटियां तो पराई है, ससुराल वाले कहते हैं ये पराई घर से आई है। तो हे भगवान, अब तू ही बता, ये लड़कियां तूने किस घर के लिए बनाई है? ये लड़कियां तूने किस घर के लिए बनाई है? वो सब तो ठीक है, मैं ढूंढ कर भी दूं, तो समूह में क्यों करूं? मैं तो घर पे करूंगा धाम-धूम से। अरे जीतू, तू मुझे ये बता कि तू अगर समूह में करता है तो तेरा पैसा और समय दोनों की बचत हो रही है, और तू यार घर पे क्या क्या करेगा? देख, तुझे समूह के अंदर ना ही हॉल बुकिंग करवाना है, ना ही तुझे पत्रिकाएं छपानी है, ना ही रसोईया, ना ही डेकोरेशन, कुछ भी नहीं। बस तुझे सिर्फ तैयार होकर अपनी बेटी को ले आना है। तू कुछ भी कह, मैं तो मानूंगा ही नहीं। मैं तो घर पे ही करूंगा धाम-धूम से, और फुल खर्चा भी करूंगा। क्या रिया, हमें थोड़ा हवा दे दो, अपने दोस्त के याद से समझाएंगे, समझा आप इसको? सही बात है यार, अभी इतना फिजूल खर्च बढ़ गया है, और फिजूल खर्च की मैं क्या बात करूँ? जहाँ देखो वहाँ महंगी महंगी पत्रिका है, और आजकल तो लोग शादियों में भी मतलब लाखों रुपए का फिजूल खर्च करने लगे। अरे जिसके पास है वो तो करेगा ही। देख जीतू, सब कुछ देखना पड़ता है, और ये देखा देखी के चक्कर में दुनिया बर्बाद होती जा रही है। आज तू यहाँ पर लाखों रुपए का खर्चा करके ये फंक्शन पूरा कर लेगा, लेकिन कल तेरा ही कोई भाई बंधु तुझे देख कर वो फंक्शन को करने की कोशिश करेगा, और
उसके लिए उसको ब्याज लेना पड़ेगा और ब्याज के चक्कर में बाद में उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अरे किसने बोला है उसको देखा देखी करने के? जिसके पास नहीं है वो नहीं करे। अरे यार शादी से मुझे याद आया कि अभी मेरे घर पे थोड़े दिन पहले एक दिन पत्रिका देने आए और वो पत्रिका यार महंगी पत्रिका थी। क्या बात है? 20 रुपए की पत्रिका थी। अभी तो फैशन है। ये बाजू नहीं बयान में और उसके साथ में मुझे किट भी दी गई। क्या बात है? किट? उस किट में क्या क्या था पता है? मेहंदी का कौन था, एक महंगे वाला साबुन था, अच्छी ब्रांड का तेल भी था, बॉडी स्प्रे भी था साथ में, और तो और उसके अंदर फेयर एंड लवली भी थी। फेयर एंड लवली तो यार तुझे देख के एकदम भरभर दिया है। मुझे देख के तो कोई पत्रिका भी ना दे, खाएगा क्या? ये शादियों की बात तो ठीक है पत्रिका की, अभी तो सगाइयों में भी शादियों में जितना खर्चा हो रहा है, मैंने तो महंगी महंगी सगाई होती देखी हुई है। सही बात है विक्रम, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि इतना फिजूल खर्च न करके अपनी समाज में जगह जगह पर हो रहे समूह लगन में अपना नाम लिखवाना चाहिए। अरे भाई जिसके पास पैसा नहीं होता है ना वो समूह लगन में नाम लिखाता है। अरे जीतू किस मान्यता में जी रहा है? अरे देख मैं तुझे बताता हूँ कि अगर समूह में ये चीज़ करवाता है तो मैं दूसरे ऐसे कई समाज है, करोड़पति परिवार है जो अपने बच्चों की शादियाँ समूह में करवाते हैं, तो तुम क्यों नहीं करवा सकता है? अरे भाई तेरे को अगर जितना पैसा ही खर्चा करना है तो समूह में जो भोजन बनता है तो उसका दाता बन जा, मंडल पेपर अपने तेरी तरफ से तू करवा सकता है। अरे यहाँ तक कि तू जितने जोड़े समूह में होते हैं उन सभी को तू कन्यादान भी तो दे सकता है। सही है। अरे ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। समूह लगन के जो पदाधिकारी है ना वो अपने लड़के लड़कियों की शादी खुद के घर पे लाखों रुपए खर्चा करके करते हैं, मैंने देखा है ऐसा। अरे ये तो यार मगज खराब करवा और कॉन्ट्रैक्ट लेके ना आयो तू। छोड़ो यार विक्रम, फिजूल खर्च की कहाँ बात करें। यहाँ पर तो लोग शादियाँ तो ठीक है, लोग मृत्यु के पीछे भी लाखों रुपए का फिजूल खर्च करने लगे। जैसे अरे देख, जैसे मृत्यु के बाद में लोग मृत्यु भोज करवाते हैं, मृत्यु भोज के बाद में गंगा प्रसादी, और गंगा प्रसादी के बाद में बहुत महंगी महंगी लौट भी देते हैं। अरे यार कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मरने वाले का शोक कम मना रहा है और जाने की खुशी ज़्यादा मना रहा है। अरे ऐसी बात नहीं है अली, ये तो अपने घर में कोई देवलोक हो जाता है तो उनके पीछे दान पुण्य भी करना पड़ता है, और जो बाहर गांव से सगे संबंधी सब आते हैं मिलते हैं तो अपना दुख थोड़ा कम हो जाता है। अरे भाई दान पुण्य करने के तो कई रास्ते हैं। मैंने तो मृत्यु भोज में 5-5 तरह की मिठाई बनते भी देखा है और महंगी महंगी लौट देते हैं लोग। अरे भाई बाप दादा ने इतना सारा कमा के इकट्ठा किया है तो खर्चा भी तो करना पड़ता है ना, और जो बाहर गांव से आते हैं उनको खाना भी नहीं खिलाने का। अरे यार खाना खिलाओ लेकिन 5-5 तरह के पकवान खिलाओगे क्या? तू सादा भोजन भी तो करा सकता है, दाल रोटी खिलाओ उनको। देख भाई हरीश, मेरा घर पहले से मोबी वाला रहा है और मैं बाहर गांव से आए संबंधी को सादा भोजन कराऊं ये मेरे को शोभा नहीं देता है। मैं तो 5 पकवान बनाऊंगा तभी मरने वाले की आत्मा को शांति मिलेगी। अरे यार कैसी मान्यता है इसकी? यहाँ पर ये 5 पकवान खिलाएगा और मरने वाले की आत्मा को वहाँ शांति मिल जाएगी। यही तो रिवाज है जो बरसों से चला आ रहा है। ये रिवाज है, ये रिवाज नहीं, ये तो कुरिवाज है और इसी कुरिवाज के चक्कर में अपना समाज पिसता चला आ रहा है। जब जितने मैं तुझे एक किस्सा सुनाता और वो अपने समाज का सत्य घटना पे। अपने समाज का? हाँ, एक 12 साल के लड़के के पिताजी का देहांत हो जाता है। उसके पिताजी के देहांत के बाद में मृत्यु के जो रिवाज होते हैं वो करने के उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो सारा खर्चा उसके चाचा उठाते और उसके चाचा वो पूरा प्रोग्राम धामधूम से करते हैं। वो मृत्यु भोज भी करवाते हैं, गंगा प्रसादी भी करते हैं और महंगी महंगी और समाज वालों को घर घर दे देते। बराबर है, करना चाहिए। अब क्या होता है, लड़के को सबसे पहले घर चलाने के लिए पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। बाद में लड़का जैसे जैसे नौकरी या कुछ धंधा करके 2 पैसा कमाता है, थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होता है वो इतना बड़ा होता है कि उसको समझ आ जाती है कि सही क्या है और गलत क्या है। तब समझ जाते कुछ सालों के बाद में उसी परिवार में एक मृत्यु वापिस होती है और तब वो परिवार आपस में बैठकर ऐसी बात करता है कि हमने पिछली बार पूछा था ना, हम इससे भी बेहतर इस बात करेंगे, तब जाके हमारा समाज में
पिताजी के समय में लाखों रुपए का खर्च हुआ था और वो मैंने आपको जैसे तैसे करके चुकाया। अब मुझे मेरी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी तो आपके पैसा इस तरह खर्च न कर अपने परिवार के बच्चों के एजुकेशन में आप लगाए, तब उसके चाचा वाचा जो होते हैं सब बिगड़ जाते। लड़के को बोलते तू बैठ जा, मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। तेरे पिताजी के मृत्यु के समय पे लाखों रुपए का खर्चा हमने किया था। वो अलग बात है कि तूने एक एक रुपया करके अपनी चुका दिया, पर वो एहसान जो था वो जिंदगी भर नहीं चुका सकता। और वो लड़का ये मन में बोलकर थका हारा बैठ जाता है कि अपने समाज में से ये फूलनाश कब हटेगा, तो समाज में से ये फूलनाश कब हटेगा। देख भाई, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं थोड़ा मेरा विरोध करना कम कर दूँ। मतलब तो विरोध करना बंद नहीं करेगा। ये तो स्वभाव इसका मौका नहीं जाएगा। चल छोड़, जो भी है तू बता, तेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर वालों की उम्र 100 साल हो, लेकिन अगर कोई घटना बनती है और किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या तुम मृत्यु बोध नहीं करोगे, गंगा प्रसादी नहीं करोगे और लौट नहीं दोगे? इसकी क्या तुम गारंटी लेते हो? देखा ना, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद के ऊपर आता है ना तब पता चलता है। सही बात है यार, यहाँ परिवर्तन हर कोई चाहता है, लेकिन किसके घर से हो? लड़ने के लिए महाराणा प्रताप जैसा बेटा सबको चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं। रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटी सबको चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं। समाज को सुधारना है, लेकिन शुरुआत अपने से कभी नहीं। तो जी, तो मुझे एक बात बता, क्या ऐसे सोच, ऐसे विचारों से अपने समाज में परिवर्तन आएगा? देख अरे, परिवर्तन जो है ना वो कहीं से आता नहीं, वो अपने ही घर से लाना हो। जीतू, मैं तेरे सवाल का जवाब देता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे परिवार में सभी सदस्यों को उम्र 100 साल हो। पर भगवान न करे ऐसी कुछ और बड़ी घटना बन जाती है तो मैं उनकी इच्छा अनुसार मृत्यु भोज भी कराऊंगा, बराबर है, गंगा प्रसाद भी करूंगा, करनी पड़ेगी और लोन भी दूंगा। बढ़िया बात। और बात में मेरी खुद की करूं तो मैं मेरे बच्चे को ये कहकर जाऊंगा कि मेरी मृत्यु के बाद में तुम ये फिजूल खर्च बिल्कुल मत करना। हो सके तो अपने ही समाज के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सहाय कर देना। मेरी आत्मा को तो वहां पर बैठे बहुत खूब। तो क्या हो गया? मैं तो मानूंगा ही नहीं। बड़ा माता उनको कहना तो नहीं, बोल कर देते। अरे छोड़ो यार, देखो समाज में भी और भी कई ऐसी समस्या है जिसके बारे में हमें अभी चर्चा करनी बाकी है। ऐसी क्या समस्या है हरीश? अरे अभी सबसे बड़ी समस्या पट्टीवाद के रूप में बहुत खड़ी है यार। क्या पट्टीवाद लगा रखा है? ये होता क्या है पट्टीवाद? किसको बोलते हो तुम पट्टीवाद? देख जी, तो मैं तुझे बता रहा हूँ, अपने अहमदाबाद के अंदर अपने समाज के तकरीबन 2500 से 3000 घर हैं और वो 2500 से 3000 घरों के अंदर सभी लोग अलग अलग पट्टी से हैं और उन सभी पट्टियों के अंदर कई सारे ऐसे संगठन भी बने हुए हैं और उन संगठनों के अंदर वो सिर्फ अपनी ही पट्टी को लेकर चलते हैं और अपनी पट्टी के बारे में सोचते हैं, उसे कहते हैं पट्टीवाद। तो बराबर है ना, हमारे यहाँ अहमदाबाद में 200 घर है तो हम हमारा ही सोचे ना, दूसरों का क्यों सोचे? इसका मतलब मेरे जीवन में यहाँ पर 200 घर है तो मैं क्या 2500 में 3000 जो घर है उनसे संपर्क भी ना रखूं, मेलजोल भी ना रखूं उनसे? तू सोच कि अगर ऐसा हो कि तो 2500 में जो 3000 घर को अलग अलग पट्टी होते हैं वो एक ही छत के नीचे आपस में मिलजुल कर बैठे हो तो वो नजारा कैसा दिखेगा तुझे? हो ही नहीं सकता। मैं इतने सालों से अहमदाबाद
देख विक्रम, मेरा विरोध नहीं है। ये तो सारी नदियां हैं जो एक न एक दिन समुद्र में मिलनी ही है। मेरा विरोध नहीं है। तेरा विरोध नहीं कर रहे। अरे छोड़ो यार। अरे समस्या के बारे में भाई देखो, समस्या तो बहुत है। जैसे अभी हमने यहाँ पर इतनी सारी चर्चाएं की, लड़का लड़की एक समान, फिजूल खर्च, सामूहिक ढोल, समूह विवाह, मृत्यु भोज और पट्टीवाद जैसी समस्याएं। देखो, ये समस्या ऐसी है अपने समाज के अंदर जो लकड़ी में लगी उस दीमक की तरह है, जो अपने पूरे समाज को धीरे धीरे खोखला करती जा रही है। लेकिन जीतो, इस दीमक से बचने का हमारे पास एक उपाय है, एक दवा है हमारे पास, और वो है हम सबकी एकता। यहाँ पधारे हुए सभी समाज बंधुओं से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अभी आपने जो सामाजिक समस्याओं के बारे में यहाँ देखा और सुना, वो सभी समस्याएं ऐसी है जिनके ऊपर हम घंटों बैठ के बातचीत कर सकते हैं, दलीलें कर सकते हैं, वाद विवाद भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है। तो हमने हमारे विचारों के अनुरूप आपको एक ये नाट्य के रूप में दर्शाया है। तो अब आप इसको कैसे सोचते हैं, इसके बारे में क्या समझते हैं और इसका आप क्या समाधान सॉल्यूशन निकालते हैं, ये सब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। धन्यवाद। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि आपने जो ये अभी समाज की समस्या देखी, जो सुनी, इस समस्याओं के ऊपर एक सुंदर सी कविता लिखी गई है, और वो कविता लिखी है हमारे मित्र हरीश मोतीलाल जी मंडोरा ने। तो आइए हम वो कविता इनकी ही सुरीली आवाज़ में सुनते हैं और समझते हैं और सोचते हैं कि ये हमें उस कविता से क्या संदेशा देना चाहते हैं। कविता बजाइए। आओ हम मिलजुल कर कुछ ऐसा जहां बनाए, अपनी सोच के मुताबिक अपना ये समाज बनाए। ना कोई भेदभाव हो, ना हो पटिवाद के प्रश्न, सब मिले एक साथ एक ही जगह और मनाए हर त्योहार जश्न। कुरिवाजों को छोड़कर संगठित का बीज हम बोए, हमारी एकता बनाकर ही हम अब चैन की नींद सोए। सवाल अगर उठेगा कि हमसे लोग क्या कहेंगे, सवाल अगर उठेगा कि हमसे लोग क्या कहेंगे, लेकिन दुनिया में हो रही स्त्री भ्रूण हत्या को कब तक सहेंगे। आज सभी सवालों के हम मिलकर जवाब बनाएं और एकजुट होकर सितारों सा चमकता अपना ब्राह्मण स्वर्ण का समाज बनाएं। दुनिया में चमकता और दमकता ऐसा जीवन बने, दुनिया में चमकता और दमकता ऐसा जीवन बने। क्यों न एक हो जाए सभी और समाज का एक प्यारा सा भवन बने। चाहता तो हर कोई है कि हम कहीं से भी अपना पैसा बचाए, चाहता तो हर कोई है कि हम कहीं से भी अपना पैसा बचाए। तो क्यों न जुड़े हर सामूहिक कार्यक्रम से और खुद को हम स्वर्णिम बताए। जब होगा हर कार्य अपनों के साथ मिलकर, मुस्कुराएगा चमन और कलिया भी कहेगी खिलकर। नाज होगा खुद पर और मन में सबके संतोष होगा, नाज होगा खुद पर और मन में सबके संतोष होगा। साथ होगा हर स्वर्णकार बंधु से और समाज अपना निर्दोष होगा। दूसरे समाज के हर व्यक्ति उनसे अपनी गाथा सुनाए, दूसरे समाज के हर व्यक्ति उनसे अपनी गाथा सुनाए और उसी सोच के मुताबिक आओ हम अपना स्वर्ण का समाज बनाएं, हम अपना स्वर्ण का समाज